हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोइल, कि मिट्टी का निर्माण है वो कैसे होता है। देखो, मिट्टी प्राकृतिक संसाधनों में से प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है और यह एक प्राकृतिक संसाधन है। और मिट्टी है वो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य अपनी जो भी क्रियाएं करता है वो इसी के ऊपर रहकर ही अपनी एक्टिविटी है वो करता है। अब मिट्टी इतना महत्वपूर्ण संसाधन है कि इसके बिना मनुष्य है वो रह नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा करता है। ये सब एक्टिविटी हैं ये मिट्टी में ही संपन्न होती हैं। अब देखो, इस संसाधन के प्रति हम इतना जागरूक नहीं है, लेकिन यह संसाधन है मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत को बनने में 1 लाख वर्ष का समय है वो लग जाता है। तो मिट्टी के फॉर्मेशन में जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। अब फर्स्ट आता है कि मीनिंग ऑफ सोइल, कि भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने के लिए खनिजांश, जीवांश और नमी प्रदान करती है, मिट्टी है कहलाती है। ठीक है, कि सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने के लिए खनिजांश, जीवांश और वह नमी प्रदान करती है, मृदा कहलाती है। प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन, यानी मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण की प्रक्रिया शैलों के अपक्षय से प्रारंभ होती है, कि मृदा का निर्माण है वो शैलों के अपक्षय से, अपघटन और विघटन से जब शैलें टूटती हैं तो बारीक बारीक कणों में टूटती हैं, वहां से मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। अपक्षय की सामूहिक, यानी अपक्षय की सामूहिक क्रिया से मूल पदार्थ बनता है, कि अपक्षय की जो सामूहिक एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है, उससे क्या होता है कि मूल पदार्थ जो बेसिक मटेरियल होता है वो बनता है। और इसी क्रम में मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है, और इसी क्रम में जो मृदा परिच्छेदिका होती है उसका विकास होता है। मृदा परिच्छेदिका मीन्स कि जैसे हम लेयरें होती हैं, क संस्तर, ख संस्तर, ग संस्तर और घ संस्तर। ठीक है, सबसे पहले मोटे मोटे टुकड़ों में टूटती है, फिर उससे बारीक टुकड़ों में टूटती है, फिर कीचड़ और गाद होता है, और फिर ये बारीक बारीक कण होते हैं जो सबसे ऊपरी पृष्ठ होती है, वो पौधों को उगने के लिए नमी और खनिजांश और जीवांश प्रदान करती है। इसको हम मृदा है वो कहते हैं। परिच्छेदिका का विकास होता है। इस अपक्षित शैल चूर्ण, यानी जो अपक्षय यानी टूट फूट का शैल चूर्ण में सबसे पहले बैक्टीरिया और काई व लाइकेन जैसी शुद्र वनस्पति का जन्म होता है, कि इस अपक्षित पदार्थ में सबसे पहले बैक्टीरिया, काई व लाइकेन जैसी जो छोटी वनस्पति होती है, शुद्र वनस्पति होती है, उसका विकास है वो होता है, या जन्म है वो होता है। कई छोटे छोटे जीव भी यहाँ बसेरा कर लेते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे जीव, बिल्कुल छोटे छोटे जीव हैं, वो यहाँ पर अपना बसेरा है वो कर लेते हैं, वो यहाँ है वो रहने लग जाते हैं। जीवों और पौधों के मर्त शरीर, अब जीवों के भी, जो जीव मर गए उनका मर्त यानी डेड बॉडी, और जो पौधे सूख गए उन जीवों और पौधों के मर्त शरीर जीवांश का निर्माण करते हैं, यानी ह्यूमस का निर्माण है वो करते हैं। कि ह्यूमस का निर्माण किससे होता है कि जीवों के मरे हुए शरीर से, और जो पौधे मर गए हैं या वनस्पति है जो मर गई है उनके मरने से, गल सड़ जाने से ह्यूमस का निर्माण है वो होता है। इस मलबे में आरंभ में छोटी घासें, यानी यह जो मटेरियल होता है इसमें स्टार्टिंग में स्मॉल ग्रास यानी छोटी घास, ठीक है, और पर्ण पैदा होते हैं, लेकिन बाद में पक्षियों व वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष और झाड़ियां उगने लगती हैं। लेकिन बाद में पक्षियों द्वारा लाए गए बीजों से और हवा द्वारा जो बीज उड़ाकर लाए गए हैं उनके अंकुरित होने से वहां पर झाड़ियां और जो वनस्पति होती हैं वो उगने लगती हैं। इन्हें जलवायु की दशाएं निरंतर प्रभावित करती रहती हैं, और इनको जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो कंटिन्यूअसली इनको इफेक्ट है वो करती रहती हैं, इनके ऊपर प्रभाव है वो डालती रहती हैं। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, इस प्रकार वाटर एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी, ठीक है, कि इस प्रकार वाटर एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी, क्षमता वायु के प्रवेश
आदि के कारण और वायु की एंट्री के कारण या प्रवेश के कारण खनिजांश व जीवांश से युक्त परिपक्व मृदा का निर्माण है वो होता है। क्योंकि देखो उसमें झाड़ियां और वनस्पति है वो उगाती है, ठीक है, और फिर उसको जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो निरंतर कंटिन्यूअसली उसको इफेक्ट है वो डालती रहती हैं। अब क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो विकसित हो जाती है, पानी है वो रिस कर उसमें से नीचे है वो जाने लग जाता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और वायु के प्रवेश के कारण यानी वायु की एंट्री के कारण खनिजांश और जीवांश से युक्त एक मैच्योर मृदा का निर्माण यानी परिपक्व मृदा का निर्माण है वो होता है। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण करने वाले निम्नलिखित 5 कारक है वो होते हैं, निम्नलिखित 5 फैक्टर है वो होते हैं जिनके कारण मृदा का निर्माण है वो होता है। यानी फर्स्ट है आपका जनक पदार्थ अथवा आधारित चट्टान। मिट्टी के नीचे स्थित कठोर चट्टान को ही जनक पदार्थ कहते हैं। कि मिट्टी जैसे हमने मान लिया कि ये मिट्टी है और इसके नीचे स्थित जो कठोर चट्टान है इसी को हम जनक पदार्थ को कहते हैं, क्योंकि इसी से अपक्षय से मिट्टी बनती है और इसी चट्टान के अपक्षय के कारण ये चट्टान भंगुर होकर टूटती फूटती है। अपघटन और अपक्षय के कारण इसका अपघटन और विघटन होता है और ये बारीक बारीक कणों में टूटती है और इसी के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण है वो होता है, ठीक है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी मिट्टियां उन चट्टानों पर टिकी रहें जिनसे वे बनी है। अब यह जरूरी नहीं होता, ये कंपल्सरी नहीं है कि ये इस आधार चट्टान से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है कि ये मिट्टी है वो इसी के ऊपर टिकी रहे। ये कंपल्सरी नहीं है कि मिट्टी इसी के ऊपर टिकी रहे। यहाँ से एजेंट फैक्टर या इरोजनल एजेंट इसको अपवाहित करके इसको इरोजन करके इसको किसी दूसरे स्थान के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। मिट्टी में खनिजों की आपूर्ति चट्टानों के विघटन और अपघटन से बने चूर्ण से होती है। मिट्टी को सबसे अधिक खनिज अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि भूपृष्ठ पर अवसादी चट्टानें सबसे ज्यादा फैली हुई हैं। मिट्टी में उपस्थित खनिजों के 3 समूह होते हैं। अब मिट्टी को जो खनिजांश है वो कहां से प्राप्त होते हैं कि चट्टानों के अपघटन और विघटन से उसको मिट्टी को खनिजांश से वो प्राप्त होते हैं। और मिट्टी को सबसे ज्यादा जो खनिजांश प्राप्त होते हैं वो अवसादी चट्टानों से होते हैं, क्योंकि अवसादी चट्टानें ही भूपृष्ठ के सबसे ज्यादा क्षेत्र के ऊपर फैली हुई हैं। अब नेक्स्ट है कि मिट्टी में उपस्थित खनिजों के 3 समूह होते हैं। कि मिट्टी है उसमें जो खनिज उपस्थित होते हैं उन उपस्थित खनिजों के 3 समूह हैं वो होते हैं। पहला समूह आता है आपका इसमें मिट्टी का ढेर बनाने वाले खनिज जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। सेकंड है पोषक खनिज जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस व पोटेशियम, ये मिट्टी की पोषक क्षमता को बढ़ाते हैं। गौण पोषक खनिज जैसे सल्फर, मैग्नीशियम, तांबा, आयोडीन व मैग्नीज इत्यादि। ये जो सभी खनिज हैं ये मिट्टी की उपस्थिति में खनिजों के 3 समूह होते हैं और ये मिट्टी की उत्पादक क्षमता को निर्धारित करते हैं। मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता है उसको इंक्रीज है वो करते हैं। सेकंड आपका आता है इसमें सेकंड आपका आता है क्लाइमेट, जलवायु। मिट्टी के निर्माण में जलवायु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है, कि क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। अब क्लाइमेट के मिट्टी के निर्माण में जलवायु का सबसे बड़ा हाथ होता है। नवनिर्मित मिट्टियों में सैलों या जनक सामग्री का भले ही पहचान लिया जाए। अब जो नई बनी हुई मिट्टी है, ठीक है, नवनिर्मित जो मिट्टियां हैं उनमें जनक सामग्री या सैलों को भले ही पहचान लिया जाए, उनको आसानी से अच्छी तरीके से बेशक से चाहे पहचान लिया जाए, किंतु लंबी अवधि में जलवायु का ऐसा असर पड़ता है कि मिट्टियों का स्वरूप ही बदल जाता है। समान जलवायु वाले प्रदेशों में प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, चाहे वह उन मिट्टियों का निर्माण विभिन्न प्रकार की सैलों से हुआ हो। लेकिन क्या होता है कि जलवायु का इतना इफेक्ट पड़ता है कि समान जलवायु यानी एक सी जलवायु में
पाई जाने वाली जो मिट्टियां होती हैं वो एक जैसी पाई जाती हैं, चाहे भले ही उन मिट्टियों का निर्माण अलग अलग जगह से हुआ हो या अलग अलग चट्टानों से उनका निर्माण हुआ हो, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस का या क्लाइमेट का उसके ऊपर ऐसा इफेक्ट होता है कि वो एक जैसी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है और एक जैसी जलवायु में एक जैसी मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। अगर हम काली मिट्टी, रूस की काली मिट्टियां ग्रेनाइट, लोएस, बेसाल्ट आदि अनेक प्रकार की शैलों से बनी होने पर भी जलवायु की समानता के कारण समान गुणों वाली हैं। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जलवायु के अंतर्गत एक ही प्रकार की बलुई मिट्टी पाई जाती है, चाहे वह बलुआ पत्थर की बनी हो या ग्रेनाइट से। दोनों भिन्न जनक पदार्थ हैं। इसके विपरीत एक ही शैल दो विभिन्न जलवायु प्रदेशों में दो भिन्न प्रकार की मिट्टी बनाती है। जैसे ग्रेनाइट शैल में समशीतोष्ण प्रदेश में भूमि मिट्टी, स्टेपी प्रदेश में काली मिट्टी और उष्ण से लैटराइट मिट्टी बनती है। एक जनक पदार्थ होते हुए भी जलवायु की भिन्नता के कारण इन मिट्टियों के लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। कि क्या होता है कि जलवायु का ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि एक जनक पदार्थ होने के कारण भी, कि एक ही शैलों से उनका निर्माण होने के कारण क्लाइमेट का ऐसा असर पड़ता है कि वो सभी मिट्टियां क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण एक जैसी है वो प्रतीत होती हैं, चाहे उन मिट्टियों का निर्माण किसी भी सेल से हुआ हो, लेकिन क्लाइमेट का ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि उनका वो समान दिखाई पड़ती है, एक जैसी है वो हो जाती है। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर, कि ऑर्गेनिक मैटर का क्या रोल है मृदा के निर्माण में। जैविक पदार्थों में वनस्पति, जीव, जीवाणु और जानवर शामिल किए जाते हैं, जो नवीन मिट्टियों का विकास करके उन्हें प्रौढ़ अवस्था में लाने में लगे रहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि वनस्पति, जीवाणु और जानवर यानी जैविक पदार्थ में वनस्पति, जीवाणु और जो जानवर है वो शामिल किए जाते हैं। ये नवीन मिट्टी को यानी नई बनी हुई मिट्टी को प्रौढ़ अवस्था में यानी उसको वृद्ध अवस्था ये कह सकते हैं हम कि बुढ़ापे की अवस्था में लाने में निरंतर कार्य है वो करते रहते हैं। अब जैविक जो पदार्थ है उनको तीन भाग है, जैसे वनस्पति, बैक्टीरिया और ये एनिमल्स। वेजिटेशन, बैक्टीरिया और एनिमल्स, वनस्पति, जीवाणु और जानवर। वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास और काई सम्मिलित किए जाते हैं। वनस्पति के सड़ने गलने से ह्यूमस बनता है, कि पेड़ पौधे, घास और जो काई इसके गलने सड़ने से ह्यूमस है उसका निर्माण होता है, और ह्यूमस है वो मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। जो मिट्टी की उपजाऊ बनाता है, यह खनिजों का रासायनिक अपचय करके मिट्टी बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। और जो ह्यूमस होता है वह खनिजों का रासायनिक यानी जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी केमिकल्स वेदरिंग करके मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया यानी सोइल फॉर्मेशंस की जो प्रोसेस है उसको और भी तीव्र है या स्पीड है इंक्रीज है वो करता है। सेकंड आता है आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणु अणुओं के समान सूक्ष्म जीव होते हैं जो ह्यूमस को खाकर जीवित रहते हैं। यानी जीवाणु है वो ह्यूमस को खाते हैं, और ह्यूमस का निर्माण होता है पेड़ पौधों या झाड़ियां, घास फूस के गलने सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, और जीवाणु इन्हीं वनस्पति को, घास फूस को ही खाकर है वो जीवित रहते हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु में जीवाणुओं का प्रभाव भी अलग अलग होता है। उष्ण व आर्द्र जलवायु में जीवाणु अधिक क्रियाशील होते हैं, फलस्वरूप ऐसे प्रदेशों में मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन भी घट जाता है। अब क्या होता है कि देखो उस अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में जीवाणु का भी कम और ज्यादा है वो होते रहते हैं। उष्ण और आर्द्र प्रदेश में जीवाणु की संख्या है वो ज्यादा डेवलप करती है, तो ज्यादा जीवाणु डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि वो ह्यूमस को खा जाते हैं। ह्यूमस को खा जाने से क्या होता है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है, मिट्टी है वो थोड़ी बंजर टाइप की है वो हो जाती है, उसकी उत्पादक क्षमता है वो घट जाती है, जिससे वहां की मिट्टी में ह्यूमस का अंश उर्वरता कम हो जाती है। इसके विपरीत ठंडे इलाकों में जीवाणुओं की क्रियाशीलता सीमित होती है, और जो ठंडे इलाके होते हैं यानी ये लगा लो कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है यानी कोल्ड क्लाइमेट का जो एरिया होता है वहां पर जीवाणु है वो कम एक्टिव होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। जीवाणु कम क्रियाशील होने की वजह से क्या होता है कि वो ह्यूमस की कम क्वांटिटी को खा पाते हैं, और जिससे मिट्टी है वो उपजाऊ होती है। यानी गर्म प्रदेशों के कंपैरिजन में ठंडे प्रदेशों की मिट्टी है वो ज्यादा उपजाऊ है वो होती है। थर्ड आता है आपका जानवर यानी एनिमल्स। ठीक है,
चींटी, चूहे, दीमक, बिच्छू, खरगोश व पक्षी आदि बिल बनाकर ऊपरी मिट्टी को यानी टॉप सोइल को नीचे व सब सोइल को ऊपर ला देते हैं। मिट्टी के इन दो प्रमुख मुख्य क और ख संस्थाओं के मिश्रण से मिट्टी के गठन, रासायनिक संगठन और वायु मिश्रण में बदलाव आता रहता है। अब जो बिलकारी जीव जंतु हैं वो जमीन में बिल करके मिट्टी के जो टॉप सोइल होता है उसको नीचे ले जाते हैं और उससे नीचे की जो मिट्टी होती है उसको ऊपर है वो लाते रहते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी को वो ट्रांसफर है वो करते रहते हैं। उसके बाद आता है टोपोग्राफी, यानी स्थलाकृति भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती है। मिट्टी का जमाव और खिसकाव स्थल की ऊंचाई, उच्चावच व ढाल पर निर्भर करता है। खड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण और अपरदन के कारण मिट्टी टिक नहीं पाती। कि मिट्टी का है वो ढाल और उच्चावच इन सभी के कारण मिट्टी का जमाव है वो निर्भर करता है। और खड़ी ढाल वाले यानी जहां हाई स्लोप एरिया है, ठीक है, इन हाई स्लोप एरिया में मिट्टी है वो टिक नहीं पाती और गुरुत्वाकर्षण और अपरदन के कारण मिट्टी है वो बहकर नीचे आ जाती है, यानी उसका ट्रांसपोर्ट है वो हो जाता है, जिससे वहां मिट्टी की परत पतली रह जाती है। ऐसी मिट्टी को अवशिष्ट मृदा कहा जाता है। दूसरी ओर समतल व मंद ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी का लगातार जमाव होता रहता है, जिससे वहां मिट्टी की परतें मोटी होती रहती हैं। उच्च भूमि में के समतल चौड़े क्षेत्रों में यद्यपि मिट्टी की परत मोटी होती है किंतु उसके खनिजों का निष्कालन हो जाता है। अब इसके कंपैरिजन देखो, यहाँ तो ढाल होता है, ढाल ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी है वो टिक नहीं पाती और यहाँ पर मिट्टी की एक पतली परत है वो पाई जाती है, उसको हम अवशिष्ट मृदा है वो कहते हैं। इसके अपोजिट या उल्टा कहें तो हम कि समतल मैदानों में मिट्टी है वो निरंतर उसका जमाव है वो होता रहता है और मिट्टी की एक मोटी परत है वो जम जाती है, लेकिन उसके निक्षालन के कारण, उस मोटी परत में निक्षालन के कारण निचले समतल प्रदेशों की मिट्टी में परत मोटी बनती है किंतु उसमें जल प्रवाह समुचित नहीं होता। ऐसी मिट्टी में ह्यूमस का अंश अधिक होने के कारण उसका रंग गहरा होता है। अतः अच्छे जल प्रवाह वाली मंद ढालें मिट्टी के विकास के लिए आदर्श मानी जाती है, यानी अच्छे प्रवाह वाली जो मंद ढालें हैं वो मिट्टी के विकास के लिए यानी सोइल फॉर्मेशंस की डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है वो मानी जाती है। अब फिफ्थ आता है उसका विकास की अवधि अथवा समय। टाइम प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में 1 लाख वर्ष का समय लगता है, ठीक है। तो मृदा के निर्माण में जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मृदा का निर्माण रैपिडली स्पीड से नहीं होता, उसका जो निर्माण है वो बहुत स्लो स्पीड से होता है। इसलिए 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत को बनने में 1 लाख वर्ष है वो लग जाते हैं। मिट्टी का निर्माण एक धीमी किंतु सतत प्रक्रिया है, कि मिट्टी का निर्माण वो एक स्लो प्रोसेस है लेकिन वो एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। ऐसा मानना है कि 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की विकसित परत को बनने में प्रकृति को लगभग 200 साल लग जाते हैं। ये मैंने आपको 1 सेंटीमीटर बनाया, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे 2 करेंगे तो यहां पर 200 साल यानी 2 लाख वर्ष है वो लग जाते हैं। कि मिट्टी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो क्या है कि कंटिन्यूअस रनिंग प्रोसेस है, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है वो है। समय के अनुसार मिट्टी के गुणों में बदलाव भी आता रहता है। एक भली भांति विकसित प्रौढ़ मिट्टी ऊसर में बदल जा सकती है। मिट्टी के विकास की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। अब मिट्टी की जो विकास है यानी डेवलपमेंट है उसकी 3 स्टेजेस हैं वो मानी जाती हैं। फर्स्ट आती है युवा अवस्था, सेकंड है प्रौढ़ अवस्था और थर्ड है आपकी जीर्ण अवस्था। अब युवा अवस्था क्या होती है? नदियों द्वारा लाई गई ताजी जलोढ़ मिट्टी और हिमानी द्वारा निक्षेपित गुलासमी मिट्टी युवा मिट्टियां हैं। नई मिट्टियों में जनक पदार्थ का नियंत्रण अधिक रहता है। इस कारण युवा मिट्टी में इन मिट्टियों की मृदा प्रच्छेदिका बहुत विकसित होती है। अब ये युवा अवस्था की मिट्टियां हैं, ये नदियों द्वारा या हिम नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदाएं होती हैं, ये युवा मिट्टियां हैं या युवा मिट्टी की युवा अवस्था है वो कहलाती है। सेकंड है आपकी प्रौढ़ अवस्था।
लंबी अवधि के बाद जलवायु और जैविक पदार्थों के प्रभाव से मिट्टी में हुमस की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इस अवस्था में जनक पदार्थ का महत्व घटने लगता है तथा जलवायु और जैव तत्व प्रधान होने लगते हैं। यानी इस अवस्था में जो जनक पदार्थ है यानी पेरेंट मटेरियल है उसका जो महत्व है वो घटने लगता है और जो खनिज पदार्थ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होने लगते हैं। तीसरी आती है कि जीर्ण अवस्था, ये सेकंड स्टेज थी। थर्ड स्टेज आती है अब जीर्ण अवस्था। जब मिट्टियों की आयु 10 लाख से 60 लाख वर्ष हो जाती है तो वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। कि 10 लाख से, इसमें क्या होता है कि 10 लाख से 60 लाख, कि 10 लाख से 60 लाख अगर इसकी आयु हो जाती है तो मिट्टियां क्या होती हैं, वो जीर्ण अवस्था में पहुंचने लगती है, यानी बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज में प्रवेश है वो कर जाती है। ऐसी बूढ़ी मिट्टियां प्राय उष्ण कटिबंधों में पाई जाती हैं और इस प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो प्राय उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो अभी हमने देखा कि मिट्टी के निर्माण में 5 कारक वो सहायक होते हैं, जैसे जनक पदार्थ, जलवायु, स्थलाकृति, ठीक है, टोपोग्राफी और ऑर्गेन, ये जैविक पदार्थ, और लास्ट है विकास की अवधि अथवा समय। तो विकास की मिट्टी के निर्माण की जो फॉर्मेशन है वो एक स्लो फॉर्मेशन है लेकिन वो एक कंटिन्यूअस चलने वाली फॉर्मेशन है। इसलिए जो मिट्टी है वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और हमें इस रिसोर्स को ध्यान रखना चाहिए और इसके कंजर्वेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए। और यह क्योंकि ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य अपनी जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटियां होती हैं वो इसी के ऊपर करता है, इसी से अपनी एक्टिविटी जरूरतों की पूर्ति करता है, इसी के ऊपर अपनी सभी क्रियाएं हैं वो करता है। इसलिए हमें इस संसाधन को बहुत ध्यानपूर्वक और सही तरीके अपनाकर ही इसको उपयोग हमें है वो लाना चाहिए।